चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा चैप्टर। देखिए सबसे पहले बेलमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए होता क्या है, सपोज मिस्टर ए ने अपनी कार सर्विस करने के लिए दी मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी क्या करेंगे, कार की सर्विस करेंगे और मिस्टर ए ने बोला कि कार सर्विस करके मेरे घर पे पहुंचा देना। ठीक है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, उनकी कार सर्विस करी और सर्विस करके उनके घर पे पहुंचा दी। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी कार दी, कैनाई से अपने गुड्स दिए और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए। स्पेसिफिक पर्पस क्या था, वो स्पेसिफिक पर्पस था कार की सर्विस। यस और नो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए और जब वो पर्पस एकम्प्लिश हो गया, मतलब कार की सर्विस हो गई, तो मिस्टर बी ने एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर ए वो गुड्स जो है मिस्टर ए के घर पहुंचा दिए। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसी चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, बेलमेंट क्या है। बेलमेंट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर बाय वन पर्सन, यहाँ पे वन पर्सन है मिस्टर ए, डिलीवर गुड्स, क्या डिलीवर करी, कार, टू अनदर पर्सन, कौन है वो, मिस्टर बी, फॉर सम पर्पस। सम पर्पस क्या है यहाँ पर, कार की सर्विस, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे आर व्हेन द पर्पस इज accomplished, मतलब जब कार की सर्विस हो जाएगी, टू बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड, या तो रिटर्न करना है जैसे उन्होंने बोला कि इसको मेरे घर पे वापस कर देना, या जो भी डायरेक्शन दी है। ठीक है, ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, किसकी डायरेक्शंस के हिसाब से, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर कर रहा है, दैट इज मिस्टर ए। यहाँ पे मिस्टर ए को हम बोलेंगे बेलर और मिस्टर बी को हम बोलेंगे बेली। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड इज कॉल्ड द बेलर एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called as the बेली। समझ में आई बात, श्योर। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है बेलमेंट की आपको ध्यान रखनी है कि बेलमेंट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर बाय वन पर्सन डिलीवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस व्हेन द पर्पस इज accomplished to be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। ये बेशक आप छोड़ सकते हो upon a contract that they are, फिर करना चाहो तो कर भी सकते हो आप। और जो पर्सन गुड्स देता है उसे बेलर बोलते हैं और जिसको मिलते हैं उसे बेली। ठीक है, बेलमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशन उसमें मेंशन करके आनी पड़ेगी। बेलमेंट इज वॉलंटरी डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ टेम्परेरी पर्पस on the understanding that they are to be returned in space in the same or altered form। return in space का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है in the same form, मतलब जैसे आपने गाड़ी दी तो गाड़ी ही आपको वापस मिल गई आफ्टर सर्विस। ऑल्टर्ड फॉर्म क्या होता है कि सपोज आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वुड दी और बोला इससे सोफा बना के देना, फर्नीचर बना के देना, तो एज इट इज वुड वापस नहीं करेंगे, वो फर्नीचर बना के उससे वापस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टर्ड फॉर्म। समझ में आई बात। तो रिटर्न इन स्पीस मतलब इन द सेम फॉर्म और इन ऑल्टरनेट फॉर्म। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द बेलर एंड द बेली गेटिंग ओनली द पोजेशन। दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ओनरशिप जो है गुड्स की हमेशा बेलर पे ही रहती है, जो बेली है सिर्फ उसको क्या मिलता है, पोजेशन। डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। बेलमेंट में हो सकता है कि गुड्स की जो डिलीवरी है वो एक्चुअल हो और कंस्ट्रक्टिव हो। एक्चुअल तो होता है फिजिकल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, जब आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं, या बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, वेयर द की ऑफ ए गोडाउन इज हैंडेड ओवर टू अनदर पर्सन, इट अमाउंट्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स इन द गोडाउन। यस और नो। तो सपोज मिस्टर ए ने अपने गोडाउन की चाबी मिस्टर बी को दे दी और बोला कि इसमें जितने भी गुड्स हैं उनको पैक कर दो, तो दिस विल टेंड अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आई बात। तो इसमें जो आपको मेन पार्ट ध्यान रखना है, एक तो वो बेलमेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ओनरशिप जो है वो बेलर पे रहती है, बेली को सिर्फ पोजीशन मिलता है, उसके बाद डिलीवरी जो है वो एक्चुअल हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ बेलमेंट की। दो तरह के होते हैं, ग्रेचुइटस बेलमेंट, एक नॉन ग्रेचुइटस जिसको हम बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड कहते हैं। देखिए अभी आपने मेरे साथ एक एग्जांपल पढ़ा कि मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी मिस्टर बी को दी सर्विस के लिए, तो यहाँ पर मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी
तो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उनकी गाड़ी सर्विस हो जाएगी, और मिस्टर बी के लिए क्या कंसिडरेशन है, जो भी पैसा मिस्टर ए मिस्टर बी को देंगे। लेकिन ग्रेचुइटीज पेमेंट के अंदर क्या होता है, इज वन इन विच नीदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन। सच अ बेलमेंट मे बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। हो सकता है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए भी हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए ने अपना डॉग नेबर के पास छोड़ दिया क्योंकि ए जो है वो छुट्टी पे जा रहा था। तो अब ये जो डॉग है किसका, मिस्टर ए का, उनके नेबर पे है। तो अब यहां पर दिस इज फॉर द, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेमेंट की। दो तरह की हो सकती है, ग्रेचुइटस पेमेंट या पेमेंट फॉर रिवॉर्ड। पेमेंट फॉर रिवॉर्ड जिसको हम नॉन ग्रेचुइटस पेमेंट भी कहते हैं। ग्रेचुइटस पेमेंट क्या होती है, नाम से ही पता लगता है, फॉर गिफ्ट। मतलब कोई बेसिकली इट इज इन विच नीदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन। या तो ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए होगी या बेली के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपने अपनी कोई किताब अपने दोस्त को दी पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी बुक अगर अपने दोस्त को दी पढ़ने के लिए, तो एक तरह से आपके गुड, आप बेलर हैं, और आपने अपने फ्रेंड को दी, वो बेली हो गया। अब वो उस बुक को रीड करेगा और आपको वापस कर देगा, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप कोई कंसिडरेशन तो चार्ज नहीं कर रहे। यहाँ पर ये फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली है। वेयर यू लैंड योर बुक टू अ फ्रेंड ऑफ योर्स फॉर अ वीक, हेयर इट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। बेली का मतलब क्या है यहाँ पे, आपका जो फ्रेंड है। या सपोज मिस्टर ए छुट्टी मनाने जा रहे हैं और वो अपना डॉग अपने नेबर पे छोड़ गए, तो यहाँ पर अब मिस्टर ए जो कि छुट्टी पे जा रहे हैं, अगर वो अपना डॉग अपने नेबर पे छोड़ जाते हैं, तो इट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, मिस्टर ए, क्योंकि कुत्ता उनका है। यस और नो, हियर इट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। तो ग्रेचुइटस पेमेंट के अंदर बेसिकली किसी भी तरीके का कोई रेम्युनरेशन नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली। ये टर्मिनेट हो जाती है या तो बाय द डेथ ऑफ द बेलर या बेली, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो टर्मिनेट ऑटोमेटिक हो जाती है, या ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ पेमेंट। अब मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर ग्रेचुइटस पेमेंट है, बेलर कैन आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पेमेंट। सपोज आपने अपने दोस्त को एक हफ्ते के लिए पुस्तक दी, आप 3 दिन बाद वापस लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज ग्रेचुइटस पेमेंट का केस है और बेलर ने बेली से टाइम पीरियड पहले से ही गुड्स मांग ली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त मेरी गाड़ी लेके गया 7 डेज के लिए। अब मेरा फ्रेंड मेरी कार लेके गया 7 डेज के लिए, और उसने मुझे बोला था कि भाई देख, मैं 7 डेज के लिए कार लेके जा रहा हूँ। उसका टूर एंड ट्रेवलर्स का बिजनेस है। कहता मैं अपने आगे कस्टमर को दूंगा और वो उससे ट्रैवल करेंगे। उसने मुझे बता दिया। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उससे कुछ चार्ज नहीं कर रहा। मैंने कहा मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, वैसे भी हमें कोई काम तो होता नहीं है, ले जाओ। तो अब हुआ क्या, 4 दिन बाद मैं उसको फ़ोन करके बोलता हूँ यार गाड़ी वापस भिजवा, मुझे कुछ काम आ गया। तो कहता है भाई यार तू कैसी बातें कर रहा है, मेरा जो कस्टमर है वो तो 7 डेज़ के टूर पे गया हुआ है, मैं कैसे मतलब वापस कर सकता हूँ। नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे को किसी भी हाल में कार वापस चाहिए। अब उसने क्या किया, मुझे कार वापस कर दी। लेकिन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट हुआ क्या, उसने वो टूर बुक किया था 25,000 में, वो तो उसे मिला नहीं, उल्टा उसे कंपनसेशन देना पड़ गया अपने कस्टमर को 50,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाउएवर इन सच केस इफ बेली बियर्स एनी लॉस ड्यू टू सच टर्मिनेशन, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कार दी और मैंने कोई उससे चार्ज नहीं लिए थे, ग्रेचुइटस पेमेंट थी, लेकिन उसे 1 हफ्ते के लिए दी थी, मैं 4 दिन बाद ही वापस मांग रहा हूँ और इसकी वजह से उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। बेलर शेल इंडेमनीफाई द बेली, तो इस केस के अंदर मुझे अपने दोस्त को कायदे से जो भी उसका लॉस हुआ है इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फॉर लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट सो डिराइव्ड बाय बेली। जो भी उसे लॉस हुआ है अगेंस्ट पेन नेट, मतलब लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट, इसका मतलब समझ रहे हैं, लॉस एक्सीडिंग का बेनिफिट का मतलब क्या है। सपोज उसने टूर के लिए 25,000 चार्ज किए थे, ठीक है, अब मैंने बीच में गाड़ी वापस मंगवा ली, तो हुआ क्या, उसे एक ऑल्टरनेटिव कार अरेंज करनी पड़ी और ऑल्टरनेटिव कार अरेंज करने में उसके 35,000 रुपये लग गए। ठीक है,
तो जो नुकसान हुआ कितने का हुआ, 10,000 रुपये का उस केस में। तो अगर 10,000 का नुकसान हुआ तो फिर ये 10,000 रुपये बेलर जो है वो बेली को देगा। बट सपोज टूर ही कैंसिल हो जाता है, कंपनसेशन ही देना पड़ता पूरा 50,000 रुपये, तो फिर 50,000 रुपये दिया जाता। समझ में आई बात? श्योर। तो वट एवर द लॉस बेली बियर्स बिकॉज ऑफ सच टर्मिनेशन बिफोर द टर्म पीरियड, द बेलर मस्ट कंपनसेट टू द बेली फॉर दैट। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड या नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, नाम से ही पता लगता है, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड दी बेली। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो आपको कार सर्विस का एग्जाम्पल दिया था, ये 2 एग्जाम्पल आप रीड कर लीजिएगा। तो ये था टाइप ऑफ बेलमेंट, ग्रेचुइटस एंड बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, जिसको फ्रिक्वेंटली नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट भी बोल देते हैं। चलिए बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली की। तो देखिए सबसे पहली ड्यूटी बेली की है कि जो भी उसे गुड्स बेल किए गए हैं, जो भी गुड्स उसके पास पोजीशन में दिए गए हैं, वो उनकी प्रॉपर टेक केयर करेगा। और लॉ क्या कहता है, द बेली मस्ट टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज ओन गुड्स। मतलब लॉ ये कहता है कि बेली जो है उन गुड्स की उतनी ही टेक केयर करेगा जितनी कोई व्यक्ति अपने खुद के गुड्स की टेक केयर करता है। इफ ही टेक्स दिस मच केयर, वो प्रॉपर टेक केयर कर रहा है, उसके बावजूद भी गुड्स को किसी भी प्रकार का लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिट्रॉयशन हो जाता है ऑफ द गुड्स बेल्ड, तो उस केस के अंदर वो लायबल नहीं होगा। इफ ही टेक्स दिस मच केयर ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिट्रॉयशन। किसी भी प्रकार का कोई लॉस, कोई भी डिस्ट्रक्शन या पूरे के पूरे, डिट्रॉयशन का वर्ड यूज होता है जब पूरे के पूरे गुड्स ही खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर बेली लायबल नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं टेक केयर तभी करना है जब नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट है। द डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड फ्रॉम द बेली इज सेम वेदर द बेलमेंट इज ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस। मतलब ये जो बात लिखी है, एज ए man of ordinary prudence would take care under circumstance of his own goods, this applied to both gratuitous as well as non-gratuitous goods। समझ में आई बात? हाँ, इसमें एक बात समझने वाली है। Of course, the bailey may agree to take special care of the goods. Example, he may agree to keep the property safe from all perils, that is all risk. सपोज आप मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी गाड़ी दी, मिस्टर बी ने बोला आप चिंता ना करो, आपकी नई BMW है, मैं समझता हूँ, मैं प्रॉपर टेक केयर करूंगा, खरोंच भी आने नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या, बाय द एक्ट ऑफ गॉड लाइक अर्थक्वेक, सुनामी या पब्लिक एनिमीज, फॉर एग्जाम्पल दंगाइयों ने किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर वहां बेली लायबल नहीं है। बट इवन सच अ बेली विल नॉट बी लायबल फॉर लॉस happening by an act of God or by public enemies। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि बेली को गुड टेक केयर करने एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, दिस विल बी अप्लाइड टू बोथ ग्रेचुइटस एंड नॉन ग्रेचुइटस। अगर वो टेक केयर करता है तो वो फिर किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। और जो चौथी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो टेक केयर कर रहा है, स्पेशल टेक केयर कर रहा है, उसके बावजूद भी वो बाय द एक्ट ऑफ गॉड या पब्लिक एनिमीज के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि बेली किसी भी तरीके का अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करेगा, सिर्फ गुड्स को उन्हीं पर्पस के लिए यूज करेगा जिसके लिए बेलर ने बेली को गुड्स दिए हैं। सपोज मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी दी मिस्टर बी को सर्विस करने के लिए, और मिस्टर बी ने आगे किसी टूर एंड ट्रैवलर को 3 दिन के लिए किराए पे दे दी, तो ये एक अनऑथोराइज्ड यूज है, यस और नो। तो यहाँ पर जो बेलर है उसके पास राइट है टर्मिनेट द बेलमेंट, और अगर उसे किसी भी तरीके का लॉस या डैमेज हुआ है तो वो भी वो क्लेम कर सकता है। The bailey is under a duty not to use the goods in an unauthorized manner or for unauthorized purpose. If he does so, the bailor can terminate the bailment and claim damages for any loss or damage caused by the unauthorized use. कोई सेक्शन नंबर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। He must keep the goods bailed to him separate from his own goods. ये नहीं है कि बेलर के जो गुड्स हैं बेली उन्हें मिक्स कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, देखो सपोज बेली ने विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर गुड मिक्स कर दिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मिस्टर ए ने वीट दिया मिस्टर बी को कि भैया इसको साफ कर देना, मैं आपसे आके शाम को ले जाऊंगा, 20 किलो वीट दिया। अब मिस्टर बी ने क्या किया, अपने पास जो वीट पड़ा हुआ था उसमें इस वीट को मिक्स कर दिया। अब दोनों वीट मिक्स हो गए।
अब दोनों वीट जब मिक्स हो गए तो ऑब्वियसली अब ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि दोनों वीट को अलग किया जा सके, ए के वीट को अलग किया जा सके और बी को, क्योंकि मिस्टर बी ने दोनों वीट अपने वीट को एज वेल एज जो ए के वीट से दोनों को मिक्स कर दिया। तो जहां पर बेली ने विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर गुड्स को मिक्स कर दिया और इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स, तो ऑब्वियसली बी जो है वो जो भी लॉस हुआ है ए को उसके लिए कंपनसेट करेगा। समझ में आई बात? अब सपोज ए ने वीट दिया बी को और बी ने क्या किया, बी के पास कुछ दाल पड़ी थी, पल्सेस पड़ी थी, उसके अंदर वीट को मिला दिया। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेपरेशन, देखो सेपरेट किया जा सकता है, पहली चीज वीट और पल्स को अगर आपने मिक्स किया है तो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी की ये ड्यूटी है कि उनको सेपरेट करे और सेपरेट करने का जो भी खर्चा आएगा दैट विल बी बोर्न बाय द बी। If the bailee without the consent of bailor mixes the goods of the bailor with his own goods and the goods can be separated, the property in the goods remains in the parties respectively. Obviously जो दाल है वो बी की थी तो उस पे की जो प्रॉपर्टी है बी के पास रहेगी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। और ये जो है वीट का मालिक यही रहेगा। बट द बेली बाउंड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन एंड एनी डैमेजेस अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, इसके अंदर बेशक ये वाली लाइन नहीं भी करनी तो यू कैन अवॉइड इट। ठीक है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स इन सच अ मैनर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स सो बेल्ड फ्रॉम अदर गुड्स, द बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कंपनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। तो वही बात इसमें लिखी हुई है। उसके बाद ही मस्ट नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल ऑफ द गुड्स, मतलब बेलर ने बेली को गुड्स दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेली गुड्स का जो टाइटल है वो अपने नाम पर करवा ले, ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे ही गुड्स जिस टाइम पीरियड के लिए बेलमेंट किए गए हैं वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। It is the duty of the bailey to return the goods without demand on the expiry of the time fixed or when the purpose is accomplished. If he fails to return, bailey shall be liable for loss. इसके बाद the bailey must return to the bailor any increase of profits which may have accrued from the goods bailed. अब ये क्या है? सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। सपोज ए ने अपनी काऊ बी को दी टू बी टेकन केयर ऑफ और काऊ ने एक बछड़ा दे दिया, तो बी इज बाउंड टू डिलीवर द काऊ एज वेल एज द काफ टू ए। समझ में आई बात? तो दीज आर बेसिकली द ड्यूटीज ऑफ बेली। चलिए बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर की। तो देखिए मेनली 3 ड्यूटीज हैं बेलर की जो हम देखेंगे। सबसे पहले बेलर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द नोन फॉल्ट्स इन द गुड्स। गुड्स के अंदर कोई भी फॉल्ट है जिसके बारे में बेलर को पता है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उसके बारे में वो बेली को बताए। और अगर कोई ऐसा फॉल्ट जो बेलर को पता है और वो बेली को नहीं बताता है और इसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो ऑब्वियसली बेली विल गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए ने डिलीवर किए बी को, जो कि एक कैरियर है, बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करता है, सम एक्सप्लोजिव इन अ केस। एक केस के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव्स जो हैं बम पटाखे दिए बी को कि भैया इसे ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पे छोड़ देना, बट उसने इसके बारे में बी को नहीं बताया। अब देखो एक्सप्लोजिव्स अगर जा रहे हैं किसी केस के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर, तो उसे प्रॉपर टेक केयर के साथ लेके जाना पड़ता है। अब ए ने बी को ये बताया नहीं तो बी उसे नॉर्मली लेके गया। The case is handled without extraordinary care necessary for such articles and explodes. और वो एक्सप्लोड हो गया, फट गया। अब इसकी वजह से बी को नुकसान हुआ तो ए इज लायबल फॉर ऑल द रिजल्टिंग डैमेज टू मैन एंड अदर गुड्स। तो जो भी उसको नुकसान हुआ या दूसरे गुड्स को भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो सबके लिए ए को कंपनसेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट बेलमेंट फॉर हायर है तो वहां पर तो बेलर के ऊपर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है। ही विल बी लायबल इवन इफ ही डिड नॉट नोन ऑफ द डिफेक्ट्स। अगर उसे डिफेक्ट्स के बारे में नहीं भी पता है तो भी वो लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी गाड़ी बी को दी कि भैया इसे आप यूज कर लो 7 दिन के लिए। उसमें जो डिफेक्ट थे 1-2 उसने वो बता दिए, बट सपोज उसके अंदर कोई एक मेजर डिफेक्ट था, लाइक उसका इंजन जो है वो कभी भी फट सकता था, इस पोजीशन के अंदर था। अब यहाँ पर बी को
नुकसान हो जाता है, गाड़ी का इंजन फट जाता है जिसकी वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर तब भी ए लायबल रहेगा चाहे उसको इसके बारे में नहीं पता था। ए हायर अ कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ दो बी डज नॉट नो दिस, ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। ए ने कैरेज लिया बी का, तो यहाँ पर ए जो है वो कौन है, बेली, और बी कौन है, बेलर। द कैरेज इज अनसेफ, और बी को भी इसके बारे में नहीं पता, ए इंजर्ड हो जाता है तो बी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो कायदे से तो जितने भी नोन फैक्ट्स हैं सिर्फ उसी के लिए लायबल है, लेकिन इन केस ऑफ हायर अगर अननोन फैक्ट्स हैं तो भी जो है बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसके बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ए ने अपना घोड़ा दिया बी को कि भैया इसकी 1 महीने तक आप टेक केयर करो, तो ऑब्वियसली जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं ए बी को पे करेगा। बट सपोज मीनवाइल घोड़ा जो है बीमार पड़ जाता है, तो अगर घोड़ा बीमार पड़ जाता है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, अब बी क्या करेगा, ऑब्वियसली डॉक्टर को बुलाएगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, तो जो भी खर्चा आता है वो जो है वो ए से रिकवर कर सकता है। ठीक है, जस्ट इसको एक बार आप रीड करिए। इसके बाद द बेलर इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर एनी कॉस्ट और कॉस्ट विच द बेली में इनकर बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर ऑफ द गुड्स बिल्ड। सपोज ए ने बी को कार दी ऑन हायर, ठीक है। अब रास्ते में क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले बी को रोक लेते हैं और ये प्रूव होता है कि जो गाड़ी है वो चोरी की गाड़ी है, वो ए की है ही नहीं, और इसकी वजह से बी को पेनल्टी देनी पड़ जाती है 1 लाख रुपए की। तो यहाँ पर दिस पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड बाय द बी फ्रॉम द ए, क्योंकि ए का टाइटल डिफेक्टिव था और उसकी वजह से बी को नुकसान हुआ। समझ में आई बात? तो ये 3 ड्यूटीज़ हैं बेलर की। सबसे पहले टू डिस्क्लोज ऑल नोन फैक्ट्स, टू पे फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड टू इंडेमनीफाई अगर डिफेक्टिव टाइटल की वजह से कुछ बेली को नुकसान होता है। समझ में आई बात? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके 5 पॉइंट्स हैं, 4 इसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेयर द बेली रॉन्गफुली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स, तो वहाँ पर बेलमेंट खत्म हो जाता है। एज सुन एज पीरियड ऑफ बेलमेंट एक्सपायर या द पर्पस फॉर विच गुड्स आर वर बेल्ड इज accomplished, yes or no? इसके बाद ग्रेचुइटस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बेलर एट एनी टाइम इवन बिफोर द एग्रीड टाइम, yes or no? देख चुके हैं। ग्रेचुइटस बेलमेंट टर्मिनेट्स बाय द डेथ ऑफ ईदर ऑफ द बेलर और द बेली। तो ये 4 पॉइंट्स इसमें आप ऑलरेडी मेरे साथ देख चुके हैं। सी पॉइंट, बेलमेंट इज टर्मिनेटेड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ यूज फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी गाड़ी दी बेलमेंट हायर पे और 7 डेज के लिए दी, बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे उसका जो इंजन है वो ख़राब हो गया, फट गया, जिसकी वजह से अब उस गाड़ी को वो अगले 7 डेज यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो इनकेपेबल ऑफ यूज़ हो गया और ऑब्वियसली यहाँ पर बेलमेंट फिर ख़त्म हो जाती है। चलिए समझते हैं हम जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन क्या होता है। बड़े सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ कि सपोज मिस्टर ए ने अपनी कार सर्विस के लिए दी मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने उसके लिए 5000 रुपीज़ मांगे थे। अब ए अपनी गाड़ी लेने जाते हैं बी के पास, तो ऑब्वियसली पहले 5000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी बी जो है गाड़ी वापस करेगा। बट सपोज ए बी के पास जाते हैं और वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो क्या बी बाउंड है गुड्स वापस करने के लिए? तो अनडाउटेडली द आंसर इज नो। अनटिल एंड अनलेस ए जो है वो 5000 रुपये बी को पे नहीं कर देते, तब तक बी को गाड़ी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन के अंदर क्या होता है, जो बेली है यहाँ पर मिस्टर बी, उसने जिन भी गुड्स पर अपनी सर्विसेज दी हैं उन्हीं को वो रिटेन कर लेता है। कब तक? जब तक उसको उसकी कंसिडरेशन नहीं मिल जाती। समझ में आई बात? इफ द बेली डज एनी टास्क ऑन द गुड बिल्स, ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स अंटिल द अमाउंट इज पेड फॉर द सर्विसेज। दिस इज नोन एज पर्टिकुलर लियन। एक होता है जनरल लियन। जनरल लियन क्या है? सपोज ए के गुड्स जाते हैं रेगुलरली बी के पास, जिसपे बी जो है कुछ एक टास्क परफॉर्म करता है। सपोज बटन लगाता है, ए से ए क्या शर्ट्स बनती हैं, शर्ट्स बन के बी के पास जाती हैं और बी क्या करता है, उन पे बटन्स लगाता है। अब एक लॉट में 100 शर्ट्स होती हैं सपोज। अब ए ने बी को लॉट भेजा, बी ने उस पर बटन्स लगाए,
वो लॉट ए वापस ले गया। फिर अगली बार एक लॉट और भेज दिया 100 शर्ट्स का। अब बी ने क्या किया, ये लॉट अपने पास रिटेन कर लिया और ए को बोला जब तक आप पुराने पैसे नहीं दे देते मैं ये गुड्स आपको वापस नहीं करूँगा। तो देखिए बी जो है वो अपने पुराने पैसे मांग रहा है, मतलब जो पुराना लॉट पे उसने 100 शर्ट पे बटन लगाया था उसके पैसे मांग रहा है, लेकिन गुड्स उसने वो वाले नहीं रखे, गुड्स उसने ये वाले रिटेन रखे हुए हैं, न्यू वाले। यस और नो? तो जनरल लियन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली इफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन बेलर एंड बेली आर रेगुलर एंड बेली रिटेन्ड अ लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स फॉर अमाउंट ओवर ड्यू अगेंस्ट अ प्रीवियस लॉट ऑफ गुड्स, अमाउंट ओवर ड्यू है प्रीवियस लॉट का और उसने रिटेन कर लिया एग्जिस्टिंग गुड्स को, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जनरल लियन। तो पर्टिकुलर लियन में आप उन्हीं गुड्स को रिटेन करते हो, जनरल लियन के अंदर वो सेम गुड्स नहीं होते। लाइक छोटा सा एग्जांपल अगर हम दें तो जो आप बैंक में जाते हो, सिक्योरिटी रखते हो, वहाँ से सिक्योरिटी रख के आप लोन लेते हो, तो दैट्स अ जनरल लियन, दैट्स नॉट अ पर्टिकुलर लियन, क्योंकि उस पर बैंक ने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया। जनरल लियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बैंकर, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स जो हैं ये इनके पास जनरल लियन का राइट है। खैर इतना रेलिवेंट नहीं है, मेन आपको दोनों के मतलब पता होने चाहिए। आपसे एग्जाम के अंदर जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप एक बार करिएगा। इट इज़ अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग. It is a right accessible only on such goods in respect of which charges are due. It is automatic. It generally is not automatic but is recognized through an agreement. जैसे आप बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी रखते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है. It is exercised by the bailey only by name. It can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. जैसे आपने बैंक में सिक्योरिटी रखी, कोई लेबर और स्किल नहीं है, तब भी वो एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन ये तभी होता है जब कोई लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व हो, ठीक है. तो इसका ये जो एग्जांपल है लास्ट वाला, ये भी थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के बाद आपको समझ में आएगा. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि जनरल लियन क्या होता है और पर्टिकुलर लियन. 3 नंबर तक का इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. चलिए बात करते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. तो देखिए अगर आपको कोई गुड्स मिल जाते हैं तो आप बन जाते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स और आपकी पोजीशन होती है एज बेली. अगर आपको सड़क चलते कोई गुड्स मिल गए या कोई भी किसी के गुड्स खो गए थे वो आपको मिल जाते हैं, तो आप जो है बेली की पोजीशन में आते हैं. अब एज ए बेली आपके पास क्या राइट है? तो देखिए अगर ट्रू ओनर को सर्च करने में आपका कोई भी खर्चा आया है तो वो आप रिकवर कर सकते हैं. जो उसका ट्रू ओनर है, अगर उसने कोई कंपनसेशन उस गुड्स पे रखा था तो वो आप उससे ले सकते हैं. बट अगर उसने कोई कंपनसेशन नहीं रखा था तो आप उस पर केस फाइल नहीं कर सकते कि मुझे कंपनसेशन दो. द राइट्स ऑफ फाइंडर आर दैट ही कैन sue द ओनर फॉर एनी रिवॉर्ड दैट माइट हैव बीन ऑफर्ड एंड may retain the goods until he receives the reward. But where the owner has offered no reward, person can detain the goods until he receives compensation for the expenses incurred in preserving the property for finding out the true owner, but he cannot file a suit for the recovery of the compensation. तो बहुत ही सिंपल एकदम वर्ड्स में लिखा हुआ है. कब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स प्रॉपर्टी सेल कर सकता है? जब ओनर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता विद रीजनेबल डिलीजेंस, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी तब भी ओनर नहीं ट्रेसेबल, तो फिर प्रॉपर्टी उसको आप बेच सकते हैं. या अगर ओनर मिला एंड ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, जो भी ओनर को ट्रेस करने में चार्जेस लगे, जो भी उसका खर्चा आया वो ओरिजिनल ओनर देने से मना कर देता है. एंड गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर और लॉसिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू. और गुड्स पेरिशेबल हैं, खराब हो सकते हैं. सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, 50 किलो सेब मिले, ठीक है, 50 किलो सेब मिले, पेरिशेबल नेचर के हैं. आपने ओनर को ढूंढ लिया, किसके थे वो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह निकाल के, और वो जो भी आपका खर्चा आया 4-5 हज़ार रुपये का देने से मना कर रहा है और गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं. तो यहाँ पर जो फाइंडर है उसके पास राइट है कि वो उसको बेच के अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकता है. या चार्जेस फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स एंड फाइंडिंग द ट्रू ओनर इज इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और मोर. मतलब जो ओनर को ढूंढने में और गुड्स को सेफ कस्टडी में रखने के अगर खर्चा, जो भी गुड्स की वैल्यू है,
जो भी गुड्स की वैल्यू है उससे का 2/3 से ज़्यादा खर्चा या 2/3 खर्चा ऑलरेडी बेली कर चुका है ओनर को ढूंढने में, उसे सेफ कस्टडी करने में, तो फिर वो गुड्स को बेच सकता है। इसके बाद आता है करियर एज बेली। कैरियर जिसमें आप गुड्स भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। तो सपोज आपने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए कि भैया इसको इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने, दिल्ली से मुंबई पहुंचाने, तो वो भी एक बेली की तरह है। उसकी ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर टेक केयर के साथ उसको गुड्स को लेके जाए, और अगर रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरीके का कोई लॉस हो जाता है तो फॉर दैट ऑब्वियसली द कैरियर विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल। जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। बट हाँ, अगर वो लॉस हुआ है बाय द एक्ट ऑफ गॉड या पब्लिक एनिमीज की वजह से, तो फिर उस केस के अंदर जो कैरियर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। A common carrier undertakes to carry goods of all person who are willing to pay his usual or reasonable rates. He further undertakes to carry them safely and make good all losses. अगर कोई लॉस होगा तो बेली will bear unless they are caused by act of God or public enemies. तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे छोटे छोटे 2-2 नंबर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।